इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, लेकिन वो अक्सर तुकबंदी करता है। मार्क ट्वेन। हाँ, मार्क ट्वेन का ये जो कहना है आज की हमारी बातचीत के लिए मुझे लगता है बिल्कुल सटीक बैठता है। नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे पड़ोसी मुल्क की कहानी में उतर रहे हैं जहां सियासत का पहिया अक्सर एक ही धुरी पर आकर अटक जाता है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की और वहां के राजनीतिक इतिहास में सेना के दखल के कभी न खत्म होने वाले सिलसिले की। बिल्कुल। हमारी ये पड़ताल द हिंदू में छपे एक शानदार लेख पर आधारित है और हमारा मकसद इस पैटर्न की जड़ों को समझना है। मतलब आखिर ऐसा बार बार क्यों होता है। और इस कहानी को समझने के लिए हमें कोई बहुत पुराने किस्सों में जाने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा। हाँ, बस एक पल के लिए सोचे। मान लीजिए हम दिसंबर 2025 में हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स यानी सीडीएफ बना दिया गया है। सीडीएफ। और वो सेना प्रमुख COS के पद पर भी है। हाँ, वो उस पद पर भी बने हुए हैं। और ये सीडीएफ का पद कोई मामूली पद नहीं है। ये तीनों सेनाओं के ऊपर एक नई पावर स्ट्रक्चर बनाता है। मतलब COS के मौजूदा अधिकारों से भी कहीं ज्यादा अधिकार। तो कई जानकारी से खामोश तख्तापलट कह रहे हैं। बिल्कुल। सड़कों पर कोई टैंक नहीं, टीवी पर कोई ऐलान नहीं, बस सत्ता पर पकड़ धीरे धीरे और मजबूती से कसी जा रही है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। आखिर वो कौन सी दरारें थे जिनमें सेना ने अपनी जगह बना ली। इसके लिए हमें शायद 1947 के ठीक बाद के दौर में चलना होगा। हाँ बिल्कुल, वहीं से। आजादी के बाद सिर्फ 11 सालों में 7 प्रधानमंत्री बदल गए। 7 प्रधानमंत्री। ये तो राजनीतिक अस्थिरता का मतलब एक खुला संकेत था, लेकिन असली समस्या तो शायद सत्ता के नीचे थी। बहुत गहरी थी। देखिए, देश की बुनियादी कई अलग अलग पहचानों पर रखी गई थी, जातीय, भाषाई, क्षेत्रीय। और यहाँ पर भाषा का मुद्दा बहुत दिलचस्प है। भाषा का कैसे? देखिए, जो देश बनाने वाले थे उन्होंने सोचा कि उर्दू भाषा पूरे देश को एक धागे में पिरो देगी, एक यूनिफाइंग फोर्स की तरह। बिल्कुल यही सोचा था। लेकिन हकीकत ये थी कि उर्दू तो मुश्किल से 3 से 5% लोग ही बोलते थे। सिर्फ 3 से 5%? हाँ, और वहीं दूसरी तरफ 50% से ज्यादा आबादी की मातृभाषा बांग्ला थी। ओह। तो जब उर्दू को राष्ट्रभाषा थोपा गया तो 1952 में ढाका की सड़कों पर जबरदस्त आंदोलन हुए और इसी आंदोलन की आग से एक नेता का जन्म हुआ, शेख मुजीबुर रहमान, जो आगे चलकर कहानी का एक बहुत अहम मोड़ साबित हुए। और इसी राजनीतिक उथल-पुथल के माहौल में 1958 में सेना ने पहली बार सीधे सीधे कमान संभाली। हाँ, पहली बार। उस वक्त प्रधानमंत्री फिरोज खान नून और राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा के बीच काफी टकराव चल रहा था जी। और इसी का फायदा उठाकर जनरल अयूब खान ने दरवाजे पर दस्तक दी। पहले तो मिर्जा ने मार्शल लॉ लगाकर अयूब को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था, शायद ये सोचकर कि वो उनके कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन कुछ ही हफ्तों में पूरा पासा पलट गया। बिल्कुल। अयूब ने मिर्जा को ही देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया और खुद राष्ट्रपति बन बैठे। मतलब एक तरह से राष्ट्रपति ने खुद ही तख्तापलट का न्योता दे दिया और फिर खुद ही उसका शिकार हो गए। सही कहा। और यहीं से वो कहानी शुरू होती है जिसे हम सेवियर कॉम्प्लेक्स या मसीहा बनने की सोच कह सकते हैं। अपनी आत्मकथा फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स में उन्होंने लिखा भी इसके बारे में। हाँ, उन्होंने अपने कदम को सही ठहराते हुए लिखा, एक सैनिक के तौर पर मैं देख रही थी कि देश में अफरा तफरी फैल जाएगी और इस खालीपन को सिर्फ सेना ही भर सकती थी। तो उन्होंने खुद को एक रक्षक की तरह पेश किया। हाँ, एक ऐसे रक्षक की तरह जो देश को बर्बादी से बचाने आया है। और इसी सोच ने एक परंपरा की नींव डाली जहां सेना खुद को सियासत का एक जरूरी और जायज हिस्सा मानने लगे। ये दिलचस्प है। और अयूब खान ने 1959 में बिना कोई जंग जीते खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया। हाँ, ये भी एक बड़ी बात थी। लेकिन शायद यही आत्मविश्वास उनके लिए भारी पड़ा। 1965 में उन्होंने 2 बड़ी सैन्य योजनाएं बनाई, ऑपरेशन जिब्राल्टर और ग्रैंड स्लैम। थोड़ा समझाएंगी कि ये क्या थी? जरूर। देखिए, ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत सादे कपड़ों में सैनिकों को कश्मीर में घुसपैठ करने के लिए भेजा गया ताकि वहां विद्रोह भड़काया जा सके। जी। और जब ये प्लान बुरी तरह नाकाम हुआ तो उसे बचाने के लिए ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च किया गया, जिसका मकसद था अखनौर पर कब्जा करके भारतीय सेना की सप्लाई लाइन काट देना। लेकिन ये दोनों ही कदम सैन्य लिहाज से बड़ी गलतियां साबित हुए। बहुत बड़ी। और 1965 की जंग ने अयूब खान की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया। वो राजनीतिक तौर पर कमजोर हो गए और जनता में उनकी लोकप्रियता भी घट गई। और जब एक जनरल कमजोर पड़ता है तो दूसरा उसकी जगह लेने के लिए तैयार रहता है, हमेशा। तो अयूब खान की नाकामी ने जनरल याह्या खान के लिए रास्ता साफ कर दिया। सही कहा।
याह्या खान ने 1970 में पाकिस्तान के इतिहास के पहले आम चुनाव करवाए। ये एक उम्मीद भरा पल था, लगा कि शायद अब देश लोकतंत्र की पटरी पर आ जाएगा। लेकिन नतीजे चौंकाने वाले थे। बिल्कुल। पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबर रहमान की पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया। ये बात पश्चिमी पाकिस्तान के सत्ताधारी गुट को, जिसमें सेना भी शामिल थी, हजम नहीं हुई। उन्होंने एक लोकतांत्रिक जनादेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। हाँ, और इसके बाद जो हुआ वो एक त्रासदी थी। पूर्वी पाकिस्तान में क्रूर सैन्य कार्रवाई हुई, जिसने एक बड़े गृह युद्ध को जन्म दिया और आखिर में भारत के साथ 1971 की जंग हुई, जिसका नतीजा था बांग्लादेश का जन्म और ढाका में 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों का ऐतिहासिक आत्मसमर्पण। ये सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी। नहीं, ये पाकिस्तानी सेना के गुरूर और देश के मानस पर एक बहुत गहरा जख्म था। सेना की अजेय होने की जो छवि थी वो चकनाचूर हो गई थी। 1971 की इस शर्मनाक हार के बाद जो खालीपन बना, उसमें एक सिविलियन नेता का उदय हुआ, जुल्फिकार अली भुट्टो। करिश्माई थे, लोकप्रिय थे। हाँ, लेकिन उनकी सियासत का अंदाज भी टकराव वाला था। वो भी पाकिस्तान के अंदरूनी मतभेदों को खत्म नहीं कर पाए। 1977 में हुए चुनावों में धांधली के आरोप लगे और देश एक बार फिर सड़कों पर था। अराजकता का माहौल था। और सेना इसी मौके की तलाश में थी। बिल्कुल। और इस बार सामने आए सेना प्रमुख जनरल जियाउल हक। उन्होंने ऑपरेशन फेयर प्ले के नाम पर भुट्टो की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। ये नाम भी अपने आप में एक मजाक था। हाँ, और बाद में भुट्टो को एक विवादित मुकदमे में फांसी पर लटका दिया गया। एक ऐसा जख्म जो आज भी पाकिस्तान की सियासत में रिश्ता है। जिया ने फिर 11 साल तक राज किया। और उनका असर सिर्फ सियासत तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने पाकिस्तान के समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। कैसे? ईशनिंदा के कानूनों को और सख्त बनाया गया, जिहादी सोच को सरकारी बढ़ावा मिला, स्कूल की किताबों का सिलेबस बदल दिया गया। यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या उनकी दौर में आर्थिक विकास हुआ? हाँ, हुआ। लेकिन जैसा कि आयशा सिद्दीका अपनी किताब मिलिट्री इंक में बताती हैं, ये रेंटियर इकोनॉमिक ग्रोथ थी। रेंटी इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब ये ग्रोथ देश के अंदर से नहीं आ रही थी, बल्कि अफगान जिहाद के नाम पर अमेरिका और सऊदी अरब से जो विदेशी मदद मिल रही थी, ये उस पर टिकी थी। अच्छा। तो उनकी विरासत कट्टरपंथ के साथ साथ ड्रग्स, हथियारों की तस्करी और कश्मीर में आतंकवाद की प्लानिंग भी थी। 1988 में एक रहस्यमयी प्लेन क्रैश में उनकी मौत ने एक दौर तो खत्म किया, लेकिन सेना का असर नहीं। जिया के बाद 1990s का दशक आया, जिसे अक्सर पाकिस्तान का खोया हुआ दशक भी कहा जाता है। हाँ, लॉस्ट डेकेड। ये उम्मीद और नाउमीदी का एक अजीब चक्कर था। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ की सरकारें आती जाती रहीं, जैसे कोई म्यूजिकल चेयर का खेल चल रहा हो। बिल्कुल। ये दौर ट्रोइका के नाम से जाना जाता था। ट्रोइका यानी सत्ता के 3 केंद्र। हाँ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ। जिया ने संविधान में 8वां संशोधन करके राष्ट्रपति को ये ताकत दे दी थी कि वो जब चाहे चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर सकता है। और सेना ने इसी ताकत का इस्तेमाल करके पर्दे के पीछे से अपनी कठपुतलियां नचाईं। जी। बेनजीर भुट्टो की सरकार 2 साल में ही गिरा दी गई, क्योंकि तत्कालीन सेना प्रमुख मिर्जा असलम बेग के साथ उनके मतभेद बढ़ गए थे। वो एक चुनी हुई प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहती थी, जो सेना को मंजूर नहीं था। और यही कहानी नवाज शरीफ के साथ भी बार बार दोहराई गई। बार बार। लेकिन फिर 1999 में एक पल ऐसा आया जब लगा कि शायद सब कुछ बदल जाएगा। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर लाहौर पहुंचे। वो दक्षिण एशिया के लिए एक ऐतिहासिक लम्हा था, वाकई। वो तस्वीरें आज भी लोगों को याद है। लेकिन जिस वक्त लाहौर में दोनों नेता गले मिल रहे थे, दोस्ती की कस्में खा रहे थे, उसी वक्त नवाज शरीफ के सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ के सैनिक चुपचाप कारगिल की बर्फीली चोटियों पर कब्जा कर रहे थे। ऑपरेशन कोहे पैमा। हाँ, ये सिर्फ एक सैन्य धोखा नहीं था, ये पीठ में छुरा घोंपने जैसा था। इसने दोनों देशों के बीच बने भरोसे को पूरी तरह तबाह कर दिया। और जब नवाज शरीफ ने इस धोखे के लिए मुशर्रफ को हटाने की कोशिश की, तो अक्टूबर 1999 में मुशर्रफ ने उनकी चुनी हुई सरकार का ही तख्ता पलट कर दिया। तो कहानी घूम फिर कर वहीं आ जाती है। हाँ। लेकिन मुशर्रफ पिछले तानाशाहों से अलग दिखना चाहते थे, है ना? वो खुद को एक मॉडर्न लिबरल सुधारक की तरह पेश करते थे। हाँ, मीडिया को आज़ादी,
प्रबुद्ध संयम यानी इनलाइटेंड मॉडरेशन जैसी बातें करते थे, ये उनका बाहरी मुखौटा था। लेकिन इस मुखौटे के नीचे इस मुखौटे के नीचे सेना की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। उनके दौर में ही चीफ जस्टिस इफ्तिकार चौधरी का निलंबन हुआ, इस्लामाबाद की लाल मस्जिद की घेराबंदी हुई और बेनजीर भुट्टो की दुखद हत्या जैसे बड़े संकट हुए। और इन घटनाओं ने उनके समर्थन को खत्म कर दिया पूरी तरह से। और 2008 के चुनावों में उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। 2008 के बाद से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। 2018 में इमरान खान सत्ता में आए। उन्हें लेकर एक आम राय थी कि वो सेना के पसंदीदा हैं, एक हाइब्रिड रिजीम का चेहरा है। ये शब्द बहुत इस्तेमाल हुआ। सेना को भी लगा कि शायद ये नेता अलग होगा, वो उनके साथ मिलकर चलेगा। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? जब वो सेना के ही प्रोजेक्ट थे, तो फिर उनका हश्र भी भुट्टो और नवाज शरीफ जैसा क्यों हुआ? क्योंकि पाकिस्तान की सियासत का यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। क्या? हर सिविलियन नेता, चाहे वो सेना की मदद से ही क्यों ना आया हो, एक समय के बाद अपनी स्वायत्तता, अपनी ऑटोनॉमी दिखाने की कोशिश करता है। वो अपनी विदेश नीति, अपनी सुरक्षा नीति पर कंट्रोल चाहता है। और जैसे ही इमरान खान ने ये कोशिश की, हाँ, खासकर इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख की नियुक्ति को लेकर उनका सेना के साथ टकराव शुरू हो गया। और नतीजा ये कि वो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाए जाने वाले पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। जल्द ही उन पर मुकदमों की बौछार हो गई, उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह छीन लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। 2024 के चुनावों में इमरान खान की पार्टी के समर्थन से लड़े आजाद उम्मीदवारों ने 90 से ज्यादा सीटें जीती। हाँ, ये उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा सबूत था। फिर भी सरकार उन पार्टियों के गठबंधन ने बनाई जिन्हें सेना का समर्थन हासिल माना जाता है। तो ये एक साफ संदेश देता है। और यही आज की हकीकत है। इमरान खान लोकप्रिय तो है, लेकिन शक्तिहीन है। ये इस बात की एक कड़वी याद दिलाता है कि पाकिस्तान में सिर्फ जनता का समर्थन मिलना राजनीतिक अस्तित्व की गारंटी नहीं है। जब तक आपको सेना का समर्थन या यूं कहें कि आशीर्वाद हासिल नहीं है, आप सत्ता में नहीं रह सकते। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें तो ये साफ है कि ये पैटर्न इसलिए बना रहता है क्योंकि पाकिस्तान के नागरिक संस्थान जैसे कि संसद, अदालतें, राजनीतिक दल ये हमेशा से कमजोर रहे हैं। बहुत कमजोर। जिन्ना की शुरुआती मौत, समाज में गहरे विभाजन, भ्रष्टाचार और फिर बाहरी ताकतों के दखल ने सेना को देश का सबसे संगठित और ताकतवर संस्थान बनने का मौका दे दिया। और वो खुद को सिर्फ सरहदों का रक्षक नहीं मानते। बिल्कुल नहीं, वो खुद को देश के विचारधारा का भी रक्षक मानते हैं। इसलिए जब भी उन्हें लगता है कि कोई सिविलियन सरकार देश को गलत दिशा में ले जा रही है या उनके सत्ता को चुनौती दे रही है, तो वो दखल देने में हिचकिचाते नहीं है। इसलिए जनरल आसिम मुनीर का एक सुपर पावरफुल सीडीएफ के तौर पर उभरना कोई अनोखी घटना नहीं है। नहीं, ये उसी पुरानी कहानी का एक नया अध्याय है। जब तक पाकिस्तान अपने राजनीतिक सिस्टम को फिर से नहीं बनाता, अपने अंदरूनी मतभेदों को नहीं सुलझाता और नागरिक शासन को वाकई में मजबूत नहीं करता, तब तक ये चक्कर चलता रहेगा। और सेना हर सरकार के पीछे एक साए की तरह खड़ी रहेगी, खामोश, ताकतवर और हमेशा मौजूद। हमेशा। ये चर्चा उन सभी के लिए बहुत काम की हो सकती है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बस अपने पड़ोसी मुल्क और दक्षिण एशिया की राजनीति को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं। अगर आपको हमारी ये बातचीत जानकारी भरी लगी तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछें। हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की बातचीत ने एक साफ ऐतिहासिक पैटर्न को हमारे सामने रखा है। अब आपके लिए सोचने के लिए एक आखिरी सवाल। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा कौन सा अंदरूनी या बाहरी झटका हो सकता है जो इतना शक्तिशाली हो कि आखिरकार इस चक्कर को तोड़ सके?